हम्म। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा जो टॉपिक था, क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह उनके बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोग। अब आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका कौन सा है कि लीवर या गॉल ब्लैडर या इन सब जो ग्लैंड्स हैं ये सारी ये प्रेजेंट है, इनमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में ही। आज जो हमारा स्ट्रक्चर्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो लीवर वगैरह, गॉल ब्लैडर वगैरह, उन सबको हम डिस्कस करें। चलिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब बोलोगे सबसे पहले लीवर। लीवर को अगर आप देखोगे तो ये बेटा लार्जेस्ट जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन भी है ये। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसका जो है वेट कितना होगा, तो वेट देखते हैं। तो करीब करीब 1.22, आप बोलोगे 1.5 केजी के आसपास वेट है इसका। कितना है? 1.22, 1.5 केजी के आसपास वेट है। ठीक है, अब ये जो है आपका जो है प्रेजेंट कहां पर होता है, तो आप बोलोगे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट ही होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल कैविटी में। और जो ये एब्डोमिनल कैविटी है उसमें कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे जस्ट बिलो द डायाफ्राम। जैसे ये डायाफ्राम होगा आपका, ये डायाफ्राम है जो थोरेसिक कैविटी और किसको, आप बोलोगे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो थोरेसिक कैविटी और डायाफ्राम कैविटी को डिवाइड करने वाला, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है डायाफ्राम। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ पर जस्ट क्या बोल रहे हैं, जस्ट बिलो द कहाँ प्रेजेंट है? डायाफ्राम। ठीक है, तो बिलो द डायाफ्राम मतलब डायाफ्राम के जस्ट बिलो प्रेजेंट है, जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से। अगर एनसीईआरटी का आप स्ट्रक्चर देखोगे, डायग्राम देखोगे तो ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये क्या है, लीवर। ठीक है, अब लीवर में बेटा एनसीईआरटी बोलती है दो लोब होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। क्या है? लीवर में दो लोब होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट दो लोब। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में राइट और लेफ्ट लोब के बाद में अब बात करोगे लीवर के अंदर जो है दो लोब्स हैं, और इन लोब्स को अगर देखोगे आप ध्यान से तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर बनाते हैं। अब यहाँ पर जो लोब्स हैं वो क्या है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इन लोब्स में देखोगे आप हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये हिपैटिक लोब्यूल्स हम लोग क्या बोलते हैं इनको, कि दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, आप बोलोगे लीवर का। ठीक है, तो अगली स्लाइड में अगर हम देखें कुछ इस तरीके से ये लीवर सर अगर एक हम बार बनाए यहाँ हिपैटिक पर। लोब्स बता दो, ये कहाँ पे हाँ बेटा प्रेजेंट बता होते रहा हैं? हूँ, बता रहा हूँ। लीवर है ये आपका, ये लीवर है। ठीक है, ये लीवर है। ओ सॉरी, सही बना नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से लीवर है। अब यहाँ पर दो हिपैटिक लोब प्रेजेंट है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। ठीक है, तो ये हिपैटिक लोब है। अब इसी में हिपैटिक लोब किसके बने होंगे, तो इसी में आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बोल रहे हैं। ये देखिए आप, ये ऐसे।
ये क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। इसमें कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है, डन सर। तो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। अब देखिए ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं बेटा, इनके अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, ये हिपैटिक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो एक लोब्यूल को हम उठा लाते हैं यहाँ पर और देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड। तो इनके अंदर हिपैटिक कॉर्ड होती है और हिपैटिक कॉर्ड के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है कुछ ऐसे इस तरीके से। ये सेल्स बेटा जो हैं, ये सेल्स जो हैं, ये एक्चुअल में है हिपैटोसाइट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, हिपैटोसाइट सेल्स हैं। ये हिपैटोसाइट सेल्स रिलीज क्या करेंगी, तो आप बोलोगे ये बनाती हैं बाइल जूसेस को। क्या बनाती हैं, बाइल जूसेस को बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूमेन में आपको जो है डाल देगा ये ऐसे यहाँ पर। तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि भाई हिपैटिक जो लोब्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किसके, आपके जो लीवर हैं उनके। और लीवर के हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, हिपैटो कॉर्ड देखने को मिलेगा। और हिपैटिक कॉर्ड के अंदर क्या है, हिपैटोसाइट सेल्स हैं जो कि बाइल जूसेस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस लॉब्यूल में जो आप देखोगे, जो एक लॉब्यूल है ये कवर्ड रहता है कनेक्टिव टिश्यू सीथ से, कनेक्टिव टिश्यू सीथ से, और उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ऐसे देखिए, हमने मान लिया ये यहाँ पर कवर्ड रहेगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये कवर्ड रहेगा हिपैटिक लोब्यूल ऐसे। तो इनकी जो कवरिंग है बेटा वो क्या कहलाएगी, तो आप बोलोगे ग्लिसन्स कैप्सूल। ये देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स है। और हिपैटिक लोब्यूल्स जो होगा, हिपैटिक लोब्यूल कवर्स बाई, किससे कवर होगा, कवर्ड बाई, आप बोलोगे कनेक्टिव सीथ। कनेक्टिव सीथ, ऐसी सीथ है थिन पतली सी, कनेक्टिव सीथ। और इस थिन कनेक्टिव सीथ को हम क्या बोलते हैं, तो इसको आप बोलोगे, इसको बोलोगे हिपैटिक लोब्यूल को कवर बाय द थिन कनेक्टिव सीथ ऑफ, और इसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लिसन्स बोलेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अंदर क्या है आपका, हिपैटिक लोब्यूल है, उनके ऊपर कवरिंग जो है उसको क्या बोलो आप, हिपैटिक लोब्यूल कवरिंग जो है उसको क्या बोलो, कनेक्टिव सीथ। और कनेक्टिव सीथ जो है उसी को हम क्या बोले हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। दैट मींस कि लीवर को बना कौन रहा है, हिपैटिक लोब्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की। उसके ऊपर आप बोलोगे एक थिन जो है कवरिंग होगी कनेक्टिव शीथ की, उसको आप क्या बोलोगे, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये लीवर का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए सर एक बार हिपैटिक कोड बता दो प्लीज। हिपैटिक कॉर्ड बेटा, इस जो ये आपका हिपैटिक जो लोब्यूल्स है ना, इसको जब ओपन करोगे ना, आप ले आओगे इसको, तो इनमें कई सारे आपको हिपैटिक कॉर्ड दिखने को मिलते हैं ऐसे इस तरीके से ये। और हिपैटिक कॉर्ड में क्या होते हैं आपके, सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट सेल्स ये। तो ये अंदर की तरफ हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, बाहर की तरफ भी एक सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स, तो ये कफर सेल्स जो होती हैं ये बेटा मैक्रोफेजेस होती हैं जो कि लीवर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको कफर सेल्स बोलते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, एंटीजन को मारने में हेल्प करती हैं। तो हिपैटिक कॉर्ड में दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं, आप बोलोगे हिपैटोसाइट जो कि बाइल जूसेस का फॉर्मेशन करेंगे, और कफर सेल्स जो कि हैं वो हिपैटिक जो सॉरी मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, और वो क्या करेंगी, एंटीजन वगैरह को ट्रैप करके मारने का काम करेंगी। गॉट इट, तो ये कहानी हो गई आपकी। यस सर। अब इसके बाद में देखिए आप बेटा, यहां पर आप बोलोगे जो बाइल होगा वो हिपैटिक सेल्स से सिक्रीट किया जाएगा बना के। ठीक है, और उसके बाद में ये कहां जाएगा, हिपैटिक डक्ट में जाएगा, और उसके बाद ये स्टोर कर दिया जाएगा और कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाएगा कहां पर, गॉल ब्लैडर। ठीक है,
तो देखते हैं इसकी कहानी, देखते हैं भाई अगले उसमें। देखिए ये आपका लीवर था मान लीजिए ऐसे, यहां पर लीवर से आपकी जो है ऐसे एक जो है आपकी ये निकली, एक इधर को जा रही है। तो लीवर में जो डक्ट ये आपका मान लो ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, ठीक है, ये राइट हिपैटिक राइट लोब है और ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां पर आप बोलोगे यहां से जो राइट वाले लोब से जो निकली हुई डक्ट है इसको क्या बोलेंगे, राइट हिपैटिक डक्ट, क्या बोलेंगे, राइट हिपैटिक डक्ट। और लेफ्ट वाले से जो निकली उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए जब ये आपस में मिल जाएगी तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इसमें देखिए इसमें भी आके एक और डक्ट आके ओपन होगी और ये आपकी कहां से आ रही है, तो आप बोलोगे ये गॉल ब्लैडर है जो लेफ्ट लोब के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो यहाँ इस गॉल ब्लैडर से निकल के ये डक्ट आई बेटा, और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। अब देखिए सिस्टिक डक्ट के बाद में ये आपका जो आगे की डक्ट बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो ये कैसी है आपकी, इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। या इसी का दूसरा नाम होता है डक्टस कोलिडोकस, डक्टस कोलिडोकस, ठीक है। तो एक डक्टस कोलिडोकस हो गया आपका कॉमन बाइल डक्ट जो है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं यहां पर। और यहां पर आप बोलोगे ये क्या होगा आपका, ओपन होगा किसमें, कॉमन बाइल डक्ट जो है किसमें, डक्टस कोलिडोकस। अब देखिए आगे इसको लेके हम चलेंगे इस कॉमन डक्ट को, और ये कॉमन डक्ट बेटा ओपन कहां पर होगा, तो ऐसे देखिए आप ऐसे लेके जा रहे हैं इसको, यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ओपनिंग से पहले, जहां पर ये ओपन होगा यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, सॉरी, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए इधर आप बोलोगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लीवर। तो देखिए लीवर के पास में यहाँ पर एक डक्ट ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर, सॉरी लीवर नहीं, यहाँ पे क्या पैंक्रियास प्रेजेंट होगा, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे इस तरह से, ये क्या है आपका पैंक्रियास। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट होगी, इसको क्या बोलेंगे, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या बोलेंगे, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के बाद में आगे बढ़ोगे आप, तो यहां पर ये वाला जो आपका डक्ट होगा ये ओपन हो रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला जो आपका डक्ट है इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या बोलेंगे, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो मेन डक्ट ये है आपका पैंक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद जो है आगे आप देखोगे तो ये क्या है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये इस वाली जगह पे एक पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और इसके ऊपर जैसे आगे बढ़ोगे तो एक और इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि अभी मैं आगे भी लिखा था, ये आप बोलोगे इंस्फिंक्टर ऑफ, इंस्फिंक्टर ऑफ क्या है ये, ऑडी, क्या बोलेंगे इसको, इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, उसके ऊपर जहां पर ओपन हो रहा है ये क्या है, इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो बेटा है ये ओपन कहां पर होगा,
तो आप बोलोगे ये ओपन होता है कहां पर, सी शेप का जो स्ट्रक्चर है हमारा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज डिओडेनम। ठीक है, तो ये डिओडेनम वाले पार्ट में सारा डिओडेनम में ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से। लीवर में दो लोब हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों से आपका राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकलेगा। दोनों जैसे बाहर निकलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट बनेगा। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे इधर आप गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, वहां से आप देखोगे गॉल ब्लैडर से, तो यहाँ से जो बाइल बना वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा और स्टोर होकर यहाँ पर और कंसंट्रेट कर दिया जाएगा, जिससे और अच्छे से मोर पोटेंट बन जाए। ठीक है, अब सिस्टिक डक्ट होगा, सिस्टिक डक्ट से आप देखोगे यहाँ पर सिस्टिक डक्ट जो होगा, सिस्टिक डक्ट यहाँ पर जो है आपका ओपन होगा किसमें, तो आप बोलोगे कॉमन हिपैटिक डक्ट में। अब आगे का जो पोर्शन है, जो आगे हम कैरी कर रहे हैं, जो डक्ट, जो कैनाल, इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस। ये डक्टस कोलिडोकस जब पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन होने वाला होगा, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में, तो उससे पहले एक यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, जिसका बेटा नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो बाइल साल्ट्स ऊपर बन रहे हैं, जो बाइल जूसेस बन रहे हैं, उनको रेगुलेट करता है, उनके सिक्रीशंस को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा चला जा रहा, ऐसा नहीं। फिर आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे पैंक्रियाज होगा, पैंक्रियाज से एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट निकल के आएगी और ये डक्ट जो है ओपन हो जाएगी, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे इसको, और दोनों को मिलने के बाद में, और फिर ये ओपन कहाँ हो रही, तो आप बोलोगे डिओडेनम। डिओडेनम में जैसे ही ओपन होगी, उससे पहले आप बोलोगे ये बल्ज जाती है थोड़ा यहाँ पर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और इसको हम इस पोर्शन को बोल देते हैं दैट इज द एम्पुल ऑफ वेटर, और इसको फिर गार्ड करता है एक और स्फिंक्टर, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसको, बेटा क्या बोलेंगे इस स्फिंक्टर को, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। यहाँ पर देखिए ये जो रेड पेन से मैंने बनाया है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक जो डायग्राम बना हुआ है 16.6 फिगर पेज नंबर 261 पे, वो मैंने डिस्कस कर लिया। आप देख लीजिए आप लोग एक बार। सर गॉल ब्लैडर और लिवर सर बाइल जूसी सिक्रीट करते हैं ना? हाँ, लीवर ने बाइल जूसेस बनाया, फिर ये बेटा चला जाएगा कहां पर, यहाँ पर आपका इसमें गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में इसको मोर कंसंट्रेट कर दिया जाएगा और अच्छे से कंसंट्रेट किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक। और कोई किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया? सर कॉमन बाइल डक्ट के नीचे क्या लिखा है? डॉक्टस। कॉमन बाइल डक्ट के नीचे लिखा है डक्टस कोलिडोकस। सर ये क्या होता है? ये इसी का दूसरा नाम है, चाहे डक्टस कोलिडोकस बोलो, चाहे आप कॉमन बाइल डक्ट बोलो। सर इसके अंदर सीक्रेट क्या हो रहा है? बेटा लीवर से क्या बन के आएगा, बाइल जूसेस ही तो बन के आएंगे, तो वही बाइल जूसेस कहाँ पहुंचाया जा रहा है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडेनम की नहीं है, तो यहाँ पर डालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से आया बन के, यहाँ से आया फिर यहाँ पर आया इधर ऐसे। अब इसमें क्या बाइल जूसेस आ गया कि नहीं इंटेस्टाइन में, इधर से पैंक्रियाज से आपका पैंक्रियाटिक जूसेस वो आएंगे कि नहीं आएंगे, इस वाली डक्ट के थ्रू ऐसे, ये भी यहाँ डाल दिए। ओके सर। ठीक है सर मतलब पहले इधर से आ जाएगा और फिर दोबारा से इसी में ही आ जाएगा? किसमें? सर मतलब ये जा कैसे रहा है सर, लिवर से गॉल ब्लैडर में, सर ये बता दो ये प्लीज। हाँ, ये ऐसे इधर से ही जाएगा, यहाँ से जाएगा, सप्लाई होगा और फिर यहीं से वापस आ जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट होता है, मैंने खोल के ओपन करके बनाया तो नहीं पता चल रहा है आपको। ठीक है, ओके। हो गया, डन। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद कहानी क्या होगी आपकी। ये वाला काम पूरा कर दिया मैंने। अब देखिए इसके बाद क्या बोला कि पैंक्रियाज जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज बेटा इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्राइन मतलब सिक्रीशन।
तो इसमें आप बोलोगे एक्सोक्राइन नेचर की भी पार्ट प्रेजेंट है और एंडोक्राइन नेचर की भी प्रेजेंट है। तो आपको एंडोक्राइन तो पता ही है, आपको हार्मोन निकालता है, एक्सोक्राइन क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा। तो ये आपका एंजाइम निकाल देगा और ये आपका क्या निकाल देगा, हार्मोन निकाल देगा। ठीक है ये। अब पैंक्रियाज में देखेंगे आप, एक पार्ट आपका एक्सोक्राइन है, दूसरा एंडोक्राइन। एक तरफ लिख लेंगे एक्सोक्राइन, दूसरी तरफ बेटा क्या लिख लेंगे, एंडोक्राइन। देखिए एक्सोक्राइन जो पार्ट है इसमें हम बोलते हैं ये पैंक्रियाटिक एसिनी होती है, ऐसे फ्लावर शेप की, ऐसे स्ट्रक्चर पैंक्रियाज में होता है, उसमें इनको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी। ठीक है, पैंक्रियाटिक एसिनी क्या करती हैं, तो निकालती हैं ये भाई, क्या निकालेंगी, तो ये निकालेंगी आपका पैंक्रियाटिक जूसेस। क्या निकालेंगी, पैंक्रियाटिक जूसेस। इधर देखो एंडोक्राइन पार्ट में आप बोलोगे ये क्या निकालते हैं, तो आप बोलोगे ये निकालते हैं, ये एंडोक्राइन पार्ट में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बेटा 3 तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ठीक है, अल्फा जो है वो निकालता है क्या, ग्लूकेगॉन। क्या निकालता है, ग्लूकेगॉन। और जो आपका बीटा होता है ये क्या निकालता है, तो आप बोलोगे इंसुलिन। और जो डेल्टा आपका है वो क्या निकालता है, तो आप बोलोगे सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इन दोनों को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को और ग्लूकेगॉन को इनहिबिट कराता है, ज्यादा अगर निकल गया तो बंद करवाएगा। ठीक है, तो अब ग्लूकेगॉन इंसुलिन करते क्या है, तो यहां पर आप देखोगे जो आपका ये कंपाउंड जो इलोंगेटेड पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, इसमें बेटा जो है ये कहाँ ओपन हो रहा है, इसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो ओपन कहाँ हो रहा है, डियोडेनम में, बताया मैंने, कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से। तो ग्लूकेगॉन का काम क्या है ये देख लेते हैं इधर। अच्छा देख लेते हैं पहले पैंक्रियाटिक जूसेस। तो पैंक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। अब एंजाइम में क्या होता है देखो, तो आप बोलोगे ट्रिप्सिनोजेन, है ना, ट्रिप्सिनोजेन। फिर बहुत सारे एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। फिर आप बोलोगे प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले अल्फा सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, फिर आप बोलोगे अल्फा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाज से निकला ना तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज। उसके अलावा पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर निकलेंगे डाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए इंडोक्राइन में मैंने बोला, इसको अगले पेज पे हम देख लेते हैं। एंडोक्राइन पार्ट में हमने बोला अल्फा सेल्स, फिर हमने बोला बीटा सेल्स, फिर हमने बोला डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है वो क्या निकालेंगी, तो आप बोलोगे निकालेंगी क्या, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स क्या निकालेंगी, तो आप बोलोगे बीटा सेल्स निकालती हैं इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स क्या निकालेंगी, तो आप बोलोगे सोमैटोस्टैटिन। तो ग्लूकेगॉन, इंसुलिन है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये है आपकी कहानी। देखिए यहाँ पे ग्लूकेगॉन करता क्या है, अगर ब्लड में, ये हम ब्लड वेसल बना लेते हैं यहाँ पर, देखिए समझते हैं इस बात को। अगर ब्लड में, ये ब्लड है, ब्लड में अगर इसका ग्लूकोज का लेवल कम होगा, अगर ग्लूकोज कम होगा तो ग्लूकेगॉन आएगा और क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाएगा। तो आप बोलोगे ग्लूकेगॉन कैसा हो गया, हाइपर क्या हो गया, ग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवाना। पहले कैसा था, कम था, अब आया ये तो क्या कर दिया, ग्लूकोज के लेवल को बढ़वा दिया। इंसुलिन जो है देखिए वो क्या करेगा, तो इंसुलिन क्या करता है, जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, हम बहुत ज्यादा चीनी खा ले, शक्कर खा ले, तो ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होगा तो ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, कम कर देगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, हाइपोग्लाइसेमिक। सोमैटोस्टैटिन की बात करेंगे तो सोमैटोस्टैटिन बेटा क्या करता है, मैंने बताया भी आपको, अल्फा और बीटा के सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है।
इनहिबिट करता है। अब ज्यादा नहीं चाहिए तो बंद करवा देगा। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं ये दोनों ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये दोनों एक दूसरे के क्या काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब ही क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना। क्या करना, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से निकलेगा, ये क्या करेगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, इन सेल से बोलता नहीं अब नहीं चाहिए, बंद करवा दो, आप निकलवा दो। तो नेगेटिव इनहिबिट का मतलब यही होता है। सर दोनों सेल से बोलेगा, ये बीटा से भी और अल्फा से भी। हाँ, इनसे दोनों से बोलेगा कि भाई नहीं चाहिए हमें, है ना। सर ये शुगर के टाइम पे रिलीज होता है, जब शुगर हो जाता है तो उसमें मतलब शुगर का लेवल। शुगर जैसे हमने मान लो शुगर खाया हमने, ठीक है, हमने चीनी खाई, शुगर खाया। अब शुगर जैसे हम खाएंगे, शुगर गया ब्लड में, अब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो या हाई, अब हाई हो गया तो उसको कम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। तो वही इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, शुगर के लेवल को कम करवाता है। तो जो डायबिटिक पर्सन हो जाते हैं उनमें देखते हो आप लोग कि क्या होता है, शुगर का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन वाली निकालने वाली जो सेल्स होती है, इंसुलिन को निकालने वाली बीटा सेल्स, वो डैमेज हो जाती है ना। ओके सर। अच्छा सर, इसलिए हमें फिर इंसुलिन देना पड़ता है जिन्हें डायबिटीज होती फिर है। हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, टैबलेट देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब शुरुआत में टैबलेट से काम चल जाएगा तो टैबलेट दोगे, नहीं तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, बना बनाया। सर पहले तो मतलब पिग में से निकालते थे ना, आई थिंक इंसुलिन पहले निकालते थे, अब पिग कितना, पिग सप्लाई कर ही नहीं पाएगा उतना, और क्रूअल भी है ना, उनसे कितना इकट्ठा कर लो। अब बायोटेक के थ्रू बनता है ह्यूमोलिन, है ना, ह्यूमन का इंसुलिन। यस सर। चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी जो है उसकी पेंकियास की। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी लेवल का सारा चीज डिस्कस कर दिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन में देखते हैं क्या है फिजियोलॉजी एक्चुअल में डाइजेशन की। तो डाइजेशन ऑफ फूड, सर मतलब डायबिटीज में इंसुलिन सेल डैमेज हो जाते हैं ना। हाँ, इंसुलिन सेल डैमेज हो जाएंगे। ओके सर। अब डैमेज हो गए तो फिर क्या करोगे, बाहर से देना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्लूकोज इकट्ठा होगा, किडनी खराब कर देगा धीरे धीरे। तो डाइजेशन ऑफ फूड में हम देखते हैं, ये जो डाइजेशन है मैंने पहले ही आपको बताया थी, डाइजेशन जो है वो कैसी है, बायोकेमिकल। ठीक है, कैसी है, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। कैसी है, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है कि नहीं। ठीक है, तो केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें आप बोलोगे इस केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, डाइजेशन जो होगा वो उसमें क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल जो है, सॉरी मैक्रोमोलिक्यूल जो है, मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो टूट जाते हैं किसमें, अब बोलोगे माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल किसमें टूट जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल से। चलिए अब आगे देखते हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होंगे, डाइजेशन ऑफ फूड होगा। अब इसके बाद में यहां पर हम बोलेंगे डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, तो आप बोलोगे डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी में क्या क्या डाइजेशन होगा, पहला सबसे पहले तो बक्कल कैविटी में हमको पता था जो है दो मेजर जो है आपके वो होंगे फैक्टर्स, फंक्शंस होंगे। एक आप बोलोगे मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और दूसरा जो है आपका जो डाइजेशन थोड़ा बहुत होगा। तो एक में हम देखते हैं क्या होता है, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब ये क्या है कि टीथ से हमने क्या किया, टीथ से हमने क्या किया, टीथ एंड टंग दोनों हेल्प करेंगे और मैस्टिकेट कर देंगे, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे, लार्ज फूड पार्टिकल्स को इसमें तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देंगे।
ठीक है, किसमें तोड़ देंगे, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बक्कल कैविटी की कहानी, मैस्टिकेशन के थ्रू, टीथ, टंग वाला। ठीक है, अब देखिए टीथ और टंग जो होंगे वो किसमें हेल्प करेंगे, तो आप बोलोगे मैस्टिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो सलाइवा होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, इस स्मॉल पार्टिकल्स में मिक्स हो जाएगी सलाइवा, सलाइवा मिक्स हो गई। अब सलाइवा मिक्स होने के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर जो फूड के स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्मॉल पार्टिकल्स टाइप में, वो टंग के थ्रू बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना लिए जाते हैं। बोलस का मतलब क्या है, बॉल शेप स्ट्रक्चर। कैसे है, बॉल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे होंगे, बॉल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कहानी हो गई बॉल शेप स्ट्रक्चर की। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, तो यहाँ पर सलाइवा जो है मिक्स हो गई, टंग ने मैस्टिकेट किया और सलाइवा को मिक्स कर दिया पूरे फूड के साथ में। ठीक है, अब बक्कल कैविटी में आपको पता है म्यूकस भी होगा सलाइवा के अंदर, और म्यूकस जो होगा वो बेटा क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, लुब्रिकेशन में। किसमें हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। तो फूड का लुब्रिकेशन होगा और फूड आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बोलस की फॉर्म में आ गया यहाँ पर, अभी बताया मैंने, बोलस बन जाएगा, बॉल शेप की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो फूड होगा आपका बक्कल कैविटी से वो कहां जाएगा, तो आप बोलोगे बक्कल कैविटी से ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका किसमें, फायरिंग्स में, और फायरिंग से फिर कहां जाएगा आपका फूड पाइप में। तो उससे पहले जाने से पहले क्या होगा, यहाँ पर एक चेंज होगा, वो देखिए क्या है, जो स्टार्च का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो आप लोग 30% स्टार्च जो होता है वो बक्कल कैविटी में एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं अल्फा सैलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, अल्फा सैलाइवरी एमाइलेज, या इसी को हम बोलते हैं टाइलिन, अल्फा सैलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। तो ये जो आपका टाइलिन या अल्फा सैलाइवरी एमाइलेज है, ये क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें, माल्टोज में। किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में। ठीक है, 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन जो आपका पॉलीसेकेराइड है उसका कहां पर हो जाएगा, बक्कल कैविटी में ही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब डाइजेशन होने के बाद में आप बोलोगे आगे बढ़ेगा बोलस वाला पार्ट। बोलस वाला पार्ट गया कहां पर, फेरिंग्स में, जो कॉमन पैसेज है किसका, एयर एंड फूड का। तो आप बोलोगे कॉमन, एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज है। अब उसके बाद में कहा जाएगा ईसोफेगस में, कहा जाएगा ईसोफेगस में। ठीक है, अब ईसोफेगस के पास पहुंचा, ईसोफेगस में पहुंचने के बाद आप देखोगे यहां पर ये प्रोसेस क्या होगा, जो है आपका बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में पहुंचाने वाली जो प्रोसेस है वाया फेरिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सॉलोविंग या डीग्लूटिशन। क्या बोलते हैं, सॉलोविंग, निगलना है ना, सॉलोविंग, या इसी को हम बेटा बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है डी ग्लूटिशन। ठीक है, डीग्लूटिशन। तो ये आपका बोलस फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस में गया, तो इस तरीके की कहानी देखने को मिल जाएगी यार। अब आगे देखिए क्या होगा इसके बाद में, यहां पर जब ईसोफेगस में पहुंचा तो ईसोफेगस में क्या होंगे, हमने बोला था रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, फूड यहां पर आएगा, फूड आगे पास कर जाएगा, फिर आगे पास करेगा। ठीक है, फूड पास करते चला गया, तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे थे ईसोफेगस में, इसको बोलते थे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये बोलस जो था बेटा, ये कहां पहुंच गया, तो ईसोफेगस के बाद में ये बोलस पहुंच गया स्टमक। कहां पहुंच गया, स्टमक। अब स्टमक में इसका डाइजेशन होगा, और स्टमक में मेनली जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, तो आप बोलोगे प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले कुछ और बातें हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ईसोफेगस में क्या हुआ, आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हुए, रिलैक्सेशंस हुए, जिसको हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला, सक्सेसिव वेव्स आई और फूड आगे बढ़ गया। अब जो गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर था, जो आप देख रहे थे, जो आपका ईसोफेगस और जो है किस पे, स्टमक के बीच में था,
वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड कि कितना जाएगा कितना रुकेगा, तो वो उसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब सेलाइवा के पास में आप देखोगे क्या क्या होता है। सेलाइवा यहाँ पर जब बात करोगे आप सेलाइवा, तो सेलाइवा एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या क्या होता है। तो सेलाइवा में आप बोलोगे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर सेलाइवा में जो होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि यहाँ पर आप बेटा बोलोगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे आयंस आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सेलाइवा में, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा एंजाइम मैंने पहले ही बता दिया आपको कौन सा है, टाइलिन या सेलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं उसको, सेलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। फिर देखिए इसके अलावा इसमें क्या होगा, लाइसोजाइम होंगे। लाइसोजाइम क्या करते हैं बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल को किल कर देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर लाइसोजाइम के बाद में देखोगे आप यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है हाइड्रोलिटिक एक्शंस होता है, कार्बोहाइड्रेट जो स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सेलेवरी एमाइलेज, और वो क्या करते हैं, हाइड्रोलेजेस। मैंने बताया था कि जितने भी आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलेजेस हैं, तो ये आपके जो एंजाइम्स हैं जैसे टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज, ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे और जो आपका स्टार्च है 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 30% जो है स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी। पीएच कितना होता है, तो आप बोलोगे ये स्लाइटली एसिडिक पीएच में काम करते हैं, करीब करीब 6.8 पीएच होता है, ठीक है। तो स्लाइटली कैसा हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात होने के बाद में अब हम पहुंचते हैं, ये तो आपका बक्कल कैविटी का काम खत्म कर लिया। अब हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, जो हमारा दूसरा पार्ट है बेटा उसकी बात करते हैं, और वो कौन सा है, तो आप बोलोगे वो है आपका स्टमक। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? सर डी सर ये क्वेश्चन बता दो। डीग्लूटेशन मतलब वही निगलना, सॉल्विंग करना, जैसे हम सर कुछ यहाँ खा पर ये रहे जो हैं ना, निगल एंजाइम, रहे हैं, हाँ, टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज 6.8 पीएच पे काम करेगा, अल्फा सेलेवरी एमाइलेज, और ये स्टार्च 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देगा माल्टोज में, और माल्टोज हमारा क्या, डाइसैकेराइड। सर ये सेलिवा में पाया जाएगा ये वाला एंजाइम? हाँ, सेलाइवा में, इसीलिए तो सेलेवरी एमाइलेज नाम पड़ा उसका। ओके सर। अब स्टमक के पास पहुंचेंगे, देख लो एक बार आप लोग, पीछे भी देखना हो कुछ स्लाइड, ये देख लो आप लोग। सर एक बार इसके पीछे वाली स्लाइड कर दो। ओके बेटा, ये वाली, सर इससे भी पीछे एकदम बस। अरे ना पीछे जाओगे। सर ये आपने पेनक्रियाटिक क्या लिखा हुआ है? एसिनी, एसिनी। सर एक बार थोड़ा सा ये बता दो बस। एक्सोक्राइन पार्ट जो आपका ये है ना, जो पैंक्रियाज है उसमें दो पार्ट है, एक एक्सोक्राइन है, दूसरा है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में फ्लावर शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिड। ये पैंक्रियाटिक जूसेस को निकालती हैं, और ये पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम रहते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोटीन, अल्फा सेलेवरी एमाइलेज एंड लाइपेजेस, ठीक है। तो एक्सोक्राइन नेचर का है तो ये एंजाइम रिलीज करता है, एंडोक्राइन वाला हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया डाइजेशन किसका, जो है कार्बोहाइड्रेट का, बक्कल कैविटी में कितना डाइजेशन, तो केवल कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का डाइजेशन देखने को मिला, बाकी कोई डाइजेशन तो हुआ नहीं यहाँ पर, है कि नहीं। अब इसके बाद में हम पहुंचेंगे स्टमक में, इन सब चीजों को लेके कहाँ पहुंचे, स्टमक में। तो कहां से चले थे, माउथ से,
मेस्टिकेशन हुआ फूड का, कहाँ पहुंचे तो बक्कल कैविटी। फिर हम कहाँ पहुंचे बक्कल कैविटी के बाद में, तो आप बोलोगे बक्कल कैविटी के बाद में हम लोग पहुंचे कहाँ पर, तो आप बोलोगे बक्कल कैविटी के बाद में हम लोग पहुंचे कहाँ, ईसोफेगस में, ठीक है। और ईसोफेगस के बाद में हम कहाँ पहुंचेंगे, स्टमक, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं यहाँ स्टमक में क्या होगा। तो स्टमक में आपको पता है जो स्टमक है वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अगर स्टमक का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ऐसे हम बना लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टमक प्रेजेंट है। स्टमक में यहाँ पर क्या होंगी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरीके की सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टमक का। तो यहां पर आप बोलोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक आप बोलोगे नेक रीजन पे होंगी, और उनको हम बोलते हैं म्यूकस सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी, म्यूकस सेल्स, ठीक है। फिर देखिए इसके अलावा आप बोलोगे जो आपकी बॉडी वाली सेल्स होंगी, उनको आप बोलोगे बॉडी के ऊपर पेप्टिक सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम बेटा होता है पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स। फिर बेस पे जाएंगे सबसे नीचे की तरफ, तो वहां पर आपको सेल्स मिलेंगी, वो कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन सी सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। या इन्हीं को हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स, तो 3 तरीके की सेल्स हुई, नेक रीजन पे, दूसरा बॉडी में, तीसरा बेस में। तो म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स, और फिर आप बोलोगे पेप्टिक सेल्स के बाद में ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। अब बच्चों इस सब चीजों के साथ में हम देखेंगे कहानी क्या है इसकी। तो नेक सेल्स, म्यूकस सेल्स जो है वो गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं, और ये क्या रिलीज करेंगी, म्यूकस रिलीज करेंगी। ये पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स जो होती हैं बेटा, ये क्या रिलीज करेंगी, तो ये आप बोलोगे प्रो एंजाइम जो होते हैं पेप्सिनोजेन, उनको रिलीज करती है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये प्रो एंजाइम यानी कि इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्या है, प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम, या बोलोगे पेप्सिनोजेन, या इनका दूसरा नाम भी होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, जाइमोजेंस, ठीक है, लिख लो जाइमोजेंस। अब इसके बाद में देखोगे आप बेस पे ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। तो इसमें आप देखोगे पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स में क्या होगा, तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कौन सा, आपका ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स, HC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ में एक और चीज रिलीज करती, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, तो HCl निकला, CIF निकला, ठीक है। यहाँ से अब इन तीनों को अगर मिला दोगे, इनके सिक्रीशन को, म्यूकस को, पेप्सिनोजेन को, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl, ये सब मिला दोगे, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो जो ये फैक्टर है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ इसका, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो एब्जॉर्प्शन रही है। ऑफ विटामिन बी। आपकी वॉइस ब्रेक। मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, अब आ रही है, यस सर, अभी आ रही है। ऑडिबल, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर ये सारी चीजों को अगर मिला दोगे आप, तो बोलेंगे गैस्ट्रिक जूसेस।
अब मैंने बोला कि जो ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स हैं ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को निकालती हैं। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का। विटामिन B12 जरूरी होता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगा अगर विटामिन B12 नहीं होगा। अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो जाता है तो एक डिजीज हो जाता है, उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो स्टमक है इसमें जो फूड होगा बेटा, फूड आएगा और फूड करीब करीब 4 से 5 घंटे तक इसमें रहेगा, डाइजेशन कराएगा, 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब यहां पर इनकी वॉल में देखिए क्या होगा, एक तो चार्निंग मूवमेंट होंगे, याद होगा आपको, ऑब्लिक मसल्स जो कराएंगी रूगी के थ्रू, तो चार्निंग मूवमेंट होंगे। और चार्निंग मूवमेंट के अलावा बेटा केमिकल जो होंगे वो भी काम करेंगे, जो एंजाइम वगैरह है वो भी तो डाइजेशन करवाएंगे। तो जो फूड जो बनेगा, जो बोलस आया था यहाँ से, क्या आया था, बोलस आया था, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे इट कन्वर्टेड इनटू काइम। काइम क्या है, सेमी डाइजेस्टेड पार्ट, ठीक है। जो मूवमेंट हम करते हैं ना उसमें काइम ही होता है। तो जो मस्कुलर वॉल होंगी चार्निंग मूवमेंट के बाद में क्या बना देंगी, काइम बना देंगी। और काइम जो होगा आपका वो सेमी डाइजेस्टेड एज अ जो है फूड दिखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम, इनका काम क्या है, जो ये बाकी चीजें हमने बनाई है गैस्ट्रिक जूसेस में अलग अलग, उनका काम क्या है, तो देखते हैं अगली स्लाइड में। यहां पर बेटा आप बोलोगे पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है या जाइमोजेन, कैसे हैं, इनएक्टिव, कैसे हैं, इनएक्टिव है कि नहीं। तो पेप्सिनोजेन जो है वो बेटा एक्टिवेट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, किसमें, तो आप बोलोगे पेप्सिन, किसमें हो जाएंगे, पेप्सिन में हो जाएंगे, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन आर गेट एक्टिवेटेड इनटू जो है पेप्सिन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जो थे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गए एक्टिव एंजाइम में, जिनको हमने क्या बोला, पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो क्या करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ देगा, किसमें, डाइजेस्ट करा देगा, प्रोटीन को किसमें डाइजेस्ट करा देगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, किसमें, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स। और पेप्टोन्स क्या है, दीज आर द पेप्टाइड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड के बने हुए ऐसे सीक्वेंसेस, ये अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं नमक में, तो ये पेप्टोन्स बन गया आपका, क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होंगे गैस्ट्रिक जूसेस में, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लुब्रिकेशन में और प्रोटेक्ट करेंगे म्यूकोसल एपिथेलियल जो होगी उसको, स्टमक की। क्योंकि अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो उनमें जो HCl होगा वो क्या करेगा, एक्सकोरेशन कर देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा, स्लग कर देगा, डैमेज कर देगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पर पीएच जो प्रोवाइड करता है ह्यूमंस के एडल्ट्स में, तो आप बोलोगे 1.8 के आसपास, और बच्चों में थोड़ा कम होता है, ठीक है, उसमें 4 के आसपास रहता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहां पर एक और एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं रेनिन, डबल N है, रेनिन। कौन सा एंजाइम है, रेनिन। तो रेनिन जो निकलता है वो प्रोरेनिन की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और जब HCl लगता है तो वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब रेनिन आया, और रेनिन भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है, किसके, इन्फेंट में। इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, उनमें इन्फेंट। तो यहां पर क्या करेगा, जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन जो होती है, केसीन, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं इसको। तो मिल्क प्रोटीन जो होती है केसीन, उसको ये बेटा कन्वर्ट करवा देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, इसमें कन्वर्ट करवा देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे जाके ये सर आपका फिर
कैल्शियम, हाँ बोलो बेटा। सर रेनिन कहाँ पर होता है? रेनिन स्टमक में होगा, इन्फेंट्स में, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी। तो देखते हो वो वोमिट करते हैं, मिल्क तो हल्का मतलब कैसा होता है, कॉगलेट टाइप का होता है ना, कर्ड टाइप का निकालते हैं। अब कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होगा वो फिर से बेटा किस में टूट जाएगा, तो आप बोलोगे प्रोटीएजेस में। एंजाइम इस पे कौन सा लगेगा, पेप्सिन। ठीक है। अब एक चाटी एक बात और बोलती है कि स्टमक में एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन ये लाइपेज बेटा किसी काम का नहीं है, यहाँ पर इमल्सिफाइड होता नहीं है फैट, क्योंकि बाइल जूसेस चाहिए, जब तक इमल्सिफाइड नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। तो ये बहुत लीस्ट अमाउंट में होता है, लेकिन इनएक्टिव होता है, मतलब काम का नहीं होता है, ठीक है, बेकार। तो स्टमक में आप बोलोगे गैस्ट्रिक लाइपेजेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो है इनएक्टिव होंगे, या ऐसे बोल सकते हो आप काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि फैट को डाइजेस्ट नहीं करवा पाएंगे। समझ में आ गई बात, बोलिए इतनी। सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे पूरी साइकिल। सर मुझे एक बार रेनिन में बता दो। क्या क्या, रेनिन? यस सर। हमने बोला बेटा पेप्सिनोजन कहां से निकल रहा था, इधर पीछे वाली स्लाइड पे आओ। पेप्सिनोजन कहां से, पेप्टिक सेल या चिप सेल से निकल रहा था। पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या निकाल रही थी, एचसीएल निकाल रही थी। अब ये एचसीएल जो था और जो आपका पेप्सिनोजन था, म्यूकस था, ये सब मिलकर हम क्या बोल रहे थे, गैस्ट्रिक जूसेस। क्या बोल रहे थे, गैस्ट्रिक जूसेस। अब हमने क्या बोला कि ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, इनमें आप देखोगे क्या होगा, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होंगे ये आपका डाइजेशन करवाएंगे किसका, फूड का। तो अब देखिए इसमें क्या होगा। अब यहां पर जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में, तो मैंने कहा कि भाई पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कराना पड़ेगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो HCl आया 1.8 pH के आसपास और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करा दिया, किसमें, पेप्सिन। अब एक्टिव हो गया ये, तो अब पेप्सिन जो था किसमें चेंज हो गया, तो आप बोलोगे प्रोटीन जो है टूटा, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को तोड़ा, और किसमें तोड़ा, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ दिया। किसमें तोड़ा, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ दिया। अब देखिए पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड बोलते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं। अब रेनिन जो है बच्चों में देखने को मिलता है, एक एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन जो केसीन, जो बच्चे मिल्क पीते हैं वो डायरेक्ट तो इतना लिक्विड होता है तुरंत, तो वो तो फिर काम करेगा नहीं वहां पर। तो केसीन मिल्क जो होता है उसको रेनिन कन्वर्ट करवा देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, और ये कैल्शियम पैराकैसिनेट पे पेप्सिन काम करता है और फिर से इसको तोड़ देता है किसमें, प्रोटियोजेज या पेप्टोन्स में। ठीक है। फिर मैंने बोला कि स्टमक प्रेजेंट होगा, तो स्टमक के अंदर आपको क्या है कि जो है गैस्ट्रिक लाइपेजेस देखने को मिलेंगी, जो कि काम नहीं करेंगी, इनइफेक्टिव होंगे, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, इनइफेक्टिव होंगे। यहाँ पर फैट के डाइजेशन को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मतलब कर ही नहीं पाते हैं, तो इनइफेक्टिव। ठीक है, चलो अब कोई तो दिक्कत नहीं है। नो सर अब क्लियर है। और सर आप तो आज के लिए हाँ बोलो बेटा, वो भी रिपीट कर क्या दो। क्या क्या, सर CIF। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, देखो इधर CIF का मतलब क्या हो, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स निकलती हैं। ये करता क्या है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये नहीं होगा तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन B12 का, साइनोकोबालामिन का, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, आपका पर्निशियस एनीमिया वाला रोग हो जाएगा, जिसमें क्या होता है RBC इमेच्योर हो जाता है, कहीं सही से नहीं हो पाता। गॉट इट, बोलिए यस सर। सर बस सभी को। नेचर हो जाता है ना। हाँ ओके सर। सर RBC इमेच्योर होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? यस सर। RBC मेच्योर नहीं हो, इमेच्योर कैसे काम करेगा, काम कर पाएगा नहीं। उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट काम नहीं करेगा सही से, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर क्लियर है। ठीक, ओके।
थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। चलो बाय बाय, दूसरा क्लास करिए आप लोग, रेस्ट कर लीजिए तब तक, है ना। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय।